नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जो हमारा यूपीपीएससी का एपीएस का पेपर होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो ये जो है हमारा टेस्ट नंबर है कौन सा, चौथा, फोर्थ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का उल्लेख है कि 3 टाइप के अमेंडमेंट पाए जाते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रेट का उल्लेख दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं, यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना का हो तब यह रिट जारी नहीं की जा सकती। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे? क्या क्या बिल्कुल तीनों बातें सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। 3 प्रकार के संशोधन मिलते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है आपका ये 5 तरीके की रिट हमारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। बात सही है क्या? उच्च न्यायालय के पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है जिसके मूल अधिकारों को हनन हुआ हो, फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अगर आपको रिट जारी करनी है तो अनुच्छेद आएगा 226। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। खाली एक सत्य है, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है पर उसके संग वो हाई कोर्ट भी होना चाहिए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है आपके, उनका कार्यकाल कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। देखिए, सबको पता है कि जो 3 का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका या तो 6 साल का कार्यकाल हो जाए या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाएगा। निर्वाचन आयोग कब से कब तक के सदस्य निकाय है? कह रहा है कि कौन से अंतराल में जो इलेक्शन कमीशन है खाली एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे, कब से कब तक था? जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इनकी जो सदस्यों की अधिकतम सीमा है वो 10 होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा के सदस्यों को सेवा या शर्तों पर निर्धारण होता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? देखिए, इसमें हो जाएगा खाली तीसरा वाला सत्य हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें कोई भी सीमा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग है, इनकी सदस्यों की जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? आपका गवर्नर करते हैं। तो ये नहीं करते हैं, कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल साहब करते हैं, बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वित्त आयोग का क्रियान्वयन अवधि, कह रहा है कि पीरियड क्या था, जो पहली फाइनेंस कमीशन थी वो कब गठित हुई थी? जो केसी नियोगी आपने सुना होगा, जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसके चेयरमैन केसी नियोगी, और इसका जो गठन हुआ था आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 52 से लेके 57 तक। ठीक है, 1952 से 1957 तक। समुद्री एनीमोन किस संघ का जंतु है? सी एनीमोनिया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका? निडेरिया का। ठीक है ना, सिनेडेरिया का क्या है आपका ये, जिसमें आपका सी एनीमोनिया किसके अंदर आता है? निडेरिया के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। कंगारू जो है एक अपृतक नवजात को जन्म देता है जिसे जॉय कहा जाता है। समुद्री घोड़ा एक स्तनधारी जंतु है। और सिफिलिस उपदंश रोग के उपचार की खोज पॉल एरिक ने की थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, तो केवल इसमें खाली 2 असत्य हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। जो सी हॉर्स है, समुद्र घोड़ा जो है आपका, ये क्या है? ये पीसेज का प्राणी है। किसका? पीसेज का है प्राणी, पीसेज का प्राणी है, ये बात याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 9 का, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। कह रहा है इनमें से कौन सा बताइए, कौन सा जो ऑप्शन सही है कौन सा गलत है? क्या पेरिस्टोलॉजी परिजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? ट्रोपोलॉजी क्या आपका अपरिचित लक्षणों का अध्ययन जिसको हम क्या कहते हैं आपका एक्यूरेट ट्रेट जिसको कहते हैं, और बायोमेट्री में क्या आपकी गणित व सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है बायोमेट्री में? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो ट्रोपोलॉजी होता है ना इसमें हम लोग पोषण देखते हैं, पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट की जो स्टडी होती है आपकी वो किसमें होती है? आपकी ट्रोपोलॉजी में, न्यूट्रिएंट्स की जो होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पे फल है और यहाँ पे खाने योग्य भाग, आपको बहुत बार पूछा जाता है कि जो एडिबल पार्ट है फल का कौन सा होता है, या पीर का कौन सा है, लीची का कौन सा, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? आम का क्या होगा आपका? देखिए आम का सीधी बात है जो मध्य फल भीति होता है वो होता है, अंजीर का जो माखण होता है वो होता है, नाशपाती में आपका जो पुष्पासन होता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, और लीची में एरिल होता है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? मादा एडिस जो आपका इजिप्टी होती है, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में पूछा था कि जो फीमेल एनीफोलिस मॉस्किटो होता है, रोनाल्ड रॉस जिसको वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने खोज किया था, है ना। उससे क्या होता है आपका? मलेरिया। अब खटमल जो है इससे कौन सा रोग होता है? जो बालू मक्खी है उससे कौन सा होता है? देखिए देखो जो मादा एडिस एजिप्टी से क्या होता है आपका? येलो फीवर होता है, ठीक। फीमेल एडिस और एक आपका होता है मलेरिया वाला, है ना, इसको एडिस एजिप्टी कहते हैं हम लोग। उसके बाद खटमल जो होता है इसको क्या कहते हैं? हमको बेड बग, इससे क्या होता है आपका? चरगा रोग होता है, ठीक। बालू मक्खी जो होती है आपकी, बालू मक्खी, इसमें क्या हो जाता है आपका? काला अजहर जिसको हम कहते हैं। और ग्लोसिया पेल्परी से क्या होता है आपका? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है। तो पहले का बी कहां पे है? पहले का बी, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेम अम्ल का स्थावरण करती है, जो इनर सर्फेस होता है स्टमक का। अमाशय में लुगदी बनाने के पश्चात भोजन काइम कहलाता है। उसके बाद और अमाशय का आकार जो होता है जे आकार का होता है, किसका? जे आकार का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। तो क्या है? बिल्कुल तीनों सत्य हैं, जे आकार का होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 14, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नंदिनी कृषि समृद्धि योजना गौवंश, आपका गौवंशीय पशुओं का नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादनों में बढ़ोतरी के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। उसके तहत 25 जो दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने की लागत करीबन करीब कितना? 62,50,000 रुपए की आकी गई थी। इसमें सरकार 50% कितना देगी? अनुदान देगी। क्या बातें सही है सारी? हाँ जी बिल्कुल बातें सही है। किसके बारे में? नंदिनी कृषि समृद्धि योजना के बारे में। जो टॉयलिन होता है संबंध में यही विकल्प को चुनेंगे, बताएंगे टाइलिन के बारे में। देखिए टाइलिन क्या है? स्त्रवण लार ग्रंथियों द्वारा होता है, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य में प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 लीटर का लार जो स्त्रवण होता है, जो हम लोग जब हम जैसे आपने देखा होगा हम जो थूक वगैरह फेंकते हैं, है ना, जो हमारे मुंह में जैसे हम कुछ अच्छा खाना देखते हैं तो लार आती है, लार, उसको सलाइवा कहते हैं। तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। लार टपकती है ना कुछ कुछ देख के, बढ़िया। हाँ छोले भटूरे तो बढ़िया देख के लार। ये पित्त रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे कि पित्त रस की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? कितनी होती है आपकी? 7.6 से 6.8। निम्न में से सही विकल्प का पहचानिए। कह रहा है जो एंजाइम मूलत होता है प्रोटीन होते हैं, यह बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। पेप्सिन जो पेट के अम्लीय वातावरण में कार्य करते हैं, और भोजन का पाचन किसमें होता है आपका? इलियम में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। सही बात है ना, जो डाइजेशन होता है फूड का, देखिए पूरा कहां पे होता है? इलियम में। और अगर आपको पूछा जाता है कि डाइजेशन जो होता है फूड का, भोजन का जो पाचन है, शुरुआत कहां पे होती है, अगर आपसे पूछी जाती है कि शुरुआत कहां पे होती है, तो किसमें होती है? माउथ में। तो माउथ में, जैसे ही मुंह, इंटेस्टाइन में नहीं करिएगा, कहां पे? मुंह में ही शुरुआत हो जाती है। वह वयस्क मनुष्य में दैनिक कार्बोहाइड्रेट 250 मिलीग्राम की आवश्यकता है। जो डेली कार्बोहाइड्रेट है, क्वेश्चन नंबर 18, कितना है? 250 ग्राम है। पित्त रस जो होता है प्रभाव से भूषण शरीय होता है, मतलब इससे क्या होता है? फूड जो एल्कलाइन बन जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? इलियम है। इलियम वहीं पे जहां पे क्या फूड डाइजेशन खत्म होता है। तो क्या बात सही है क्वेश्चन नंबर 18 की? बिल्कुल बात सही। क्या है? सारी क्या है? सत्य है। सभी क्या है? सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। पेनथ कोशिकाएं अमाशय में पाई जाती हैं और खट्टे स्वाद की कलिकाएं जीभ के किनारे पर होती हैं, जो कॉर्नर पे होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटोइड है, पैरोटोइड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या आंसर सही है या गलत है? बताइए। ठीक है, जो आपका पेनथ कोशिकाएं होती है ना, ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। किसमें? इंटेस्टाइन में। तो ये जो पेनथ सेल हैं, ये आपकी किसमें होती है? इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। एक असत्य है, स्टमक में नहीं, इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वोल्डेयर का घेरा किससे संबंधित है? वोल्डेयर सर्कल जो है आपका किससे पैराटॉइड से, टॉन्सिल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, या आपका किससे? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपके? किससे? टॉन्सिल से, जो सर्किल। बोमपुका द्वीप, बोमपुका आइलैंड जो है, ये कहां पे है? लक्षद्वीप में है, असम में है। क्वेश्चन नंबर 21 केरल में है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कहां पे है आपका? अंडमान और निकोबार में। कहां पे है? अंडमान और निकोबार में। ये कहां पे? कौन सा? बोमपुका आइलैंड। कह रहा है कितने डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटते हैं? कितनी डिग्री अक्षांश? सबको पता है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 डिग्री अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड। कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे, किन दो देशों के मध्य का जो आपका कारण बनता है, आपका कौन सा है? न्यू द्वीप कौन? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत और बांग्लादेश। माजुली को जो असम, जो आपको पता ही है कि जो रिवल आइलैंड है, पहला जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, आपको पता ही होगा, कंचनजंगा, वो सिक्किम में पाया जाता है ना, पूछा भी जाता है। अब अगर यही पूछा जाएगा कि माजुली का जो असम में है, कौन सा जिला घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 33वां जिला। ठीक, वैसे कंचनजंगा का याद रखिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो आपको वो रखा है। थारू जनजाति नैनीताल से गोरखपुर तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इसकी किसी भी धर्म विशेष में आस्था नहीं होती। खरवार जनजाति के लोग स्वभाव से क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और भोटिया जनजाति मूलतः मंगोल प्रजाति के होते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा सही है? तो 25 का आंसर क्या है? केवल आई थिंक इसमें एक ही गलत है, जो थारू जनजाति है ये आपका किसी भी धर्म नहीं, ये हिंदू होते हैं। तो ये हिंदू, जो हिंदू धर्म होता है पूरा उसको अपनाते हैं, पूरी तरीके से उसको। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंडो ब्राह्मण रिवर जो है आपकी मूलतः इसके कितने भागों में बांटा गया है? जो इंडो ब्राह्मण अपवाह नदी है तंत्र, वो क्या कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 भागों में। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। चेनाब नदी, जो चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी नदी है, यह चंद्रा और भागा को 2 धाराओं से मिलकर बनी है। किसकी? चेनाब। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, और सोन नदी पटना के समीप आरा में गंगा नदी से मिलती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्या सारी बातें सही है? बिल्कुल बात सही है, याद रखिएगा। सोन नदी, महानंदा नदी और चेनाब सिंधु की सबसे सबसे बड़ी नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इंडस है। और अगर पूछा जाता है आपसे लॉन्गेस्ट रिवर, अगर सबसे लंबी रिवर पूरे भारत की पूछी जाएगी, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? गंगा करेंगे, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र मत करिएगा। और लेंथ पूछेगा तो कितनी है गंगा की? 25 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बताइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, दोमंग जो आपकी जल विद्युत परियोजना, इसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, ये कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे, दोमंग जल विद्युत परियोजना कहां पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां पे है? नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित समितियों आयोग का सही कालक्रम बताइए। जैसे कि पहले आपका लिंडसे आयोग आया था क्या, या आपका विटले आयोग कब आया था, सप्रू समिति कब आई थी, भारतीय परिसीमन समिति जिसको हम क्या कहते हैं डेलिमिशन कमीशन जो होती है आपकी, आयोग जब गठन कब हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो विटले आयोग था ये आया था आपका 1928 में। ठीक, फिर आपका जो लिंडसे आयोग था ये 1929 में आया था, सप्रू वाला 1931 में आया था, हाँ नहीं 34 में आया था ये सप्रू वाला, और जो आपका डिलिमिशन परिसीमन है ये आपका 1935 में आई थी। ठीक है, तो सीधी बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, व्हाइटले कमीशन, लिंडसे कमीशन, सप्रू कमेटी और इंडियन डेलिमिशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए, 1957 के विद्रोह का कमान मथुरा से किसने संभाली? 1957 का जो
विद्रोह 1857 होगा। मथुरा में किसने संभाली थी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर मथुरा में कौन था आपके? देवी सिंह थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के कारण जांचने के लिए एक पील आयोग का गठन किया गया था। विद्रोह के लिए 25 मई का दिन निश्चित किया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक जो थे, सबसे ज्यादा कौन थे? साहूकार थे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 कर लीजिएगा पहले क्वेश्चन में। तो देखिए 25 मई नहीं थी, आपको सबको देखिए जो तारीख निर्धारित की गई थी वो 31 मई थी। ये क्या थी आपकी? ये तय की गई थी, ये तय की गई। लेकिन शुरू कब हुआ था आपका? 10 मई 1857 को ही ये आपका शुरू हो गया था। कहां पे? मेरठ में। ठीक। और विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक संख्या में साहूकार नहीं थे, साहूकारों ने तो भाग लिया ही नहीं था। तो क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक ही सत्य है। कौन सा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का आत्मसम्मान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट है ईवी पेरियर द्वारा, वो कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1925 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन लखनऊ में हुआ था, निम्न में से कौन सा नेता शामिल नहीं था उत्तर प्रदेश किसान सभा में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे, कौन इसमें शामिल नहीं था? याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33, गौरीशंकर मिश्रा, इंदु नारायण द्विवेदी, आपका मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से कब और कहां अवध किसान सभा गठन हुआ था? बताइए। बाबा रामचंद्र 1920 लखनऊ में हुआ था क्या अक्टूबर में? प्रतापगढ़ में तो हुआ था। हाँ, तो देखिए याद रखिएगा, सितंबर नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त उनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 1920 तो सही है। देखिए याद रखिएगा, इसका आंसर अक्टूबर 1920, और कहां पे आपका? प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि बाबा रामचंद्र के प्रयासों से जो गठन हुआ था किसका? अवध किसान सभा का गठन 1920 में अक्टूबर में प्रतापगढ़ से हुआ था। सदगुरु दास बैनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए। नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो बनाई गई थी सदगुरु जी द्वारा, सदगुरु दास बैनर्जी द्वारा, वो गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35। तो कब किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के एक साल बाद 1906 में। 36 का आंसर बताएंगे। ये आपका शहर है और ये आपके प्रसिद्ध उद्योग है। जैसे सोरमपुर में क्या उद्योग प्रसिद्ध है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए सोरमपुर में मुझे जहां तक लगता है कि क्या आंसर हो जाएगा इसका? जूट हो जाएगा, है ना। उसके बाद सतना में क्या है आपका? सतना में सीमेंट है, सीमेंट को मत सताओ, सतना। ठीक। उसके बाद राजमुंदरी जो अनुसंधान है, ये तंबाकू आपको पता ही है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश। और बिलरी वाला क्या है? लोहारन। तो पहले का आंसर पहला ही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है राजमुंदरी वाला। तो ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया था? देखिए पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको ओलंपिक से सवाल पूछा था कमेटी से, अब इसमें आया है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था आपका? एंटवर्प ओलंपिक 1920। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत ने पहली टीम, देखिए भारत की पहला गोल्ड, भारत का पहला गोल्ड और भारत जो पूरी मशाल है वो भी कब आई थी? 1928, याद रखिएगा। अगर पूछी जाती है कि भारत ने पहली, सबसे पहली अपनी टीम कब, देखिए झंड, अगर बोलेगा भारत की, देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले भारत ने सबसे पहले अपनी टीम कब भेजी थी? पहले कब भेजी थी? 1920 में भेजी थी। किस लिए? झंडा फहराने के लिए। तो अगर पूछा जाता है झंडा सबसे पहले, ध्वज कब फहराया गया था? 1920 में। भारत सबसे पहले टीम कब भेजी? 1920 में। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे पहला गोल्ड कब आया? 1928 में आया था, क्योंकि मशाल जल गई थी। तो चार ऑप्शन हो गए इससे, है ना। अगर आपको पूछता है कि मशाल, सबसे पहले मशाल कब जलाई गई, तो 1928 आंसर करिएगा। पहला गोल्ड कब जीता? 1928। तो जैसी मशाल जलाई भारत ने गोल्ड जीता और मशाल कायम करी, तो मशाल। और अगर पूछेगा ध्वज सबसे पहले कब हुआ था, फहराया गया था? 1920 में। सबसे पहले भारत ने अपनी टीम कब भेजी? 1920 में। बताइए कौन सा कथन इनमें से जो है सही है? क्वेश्चन नंबर 38, एशियाई खेलों से संबंधित कथन। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमली के प्रस्तावों के द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में। बिल्कुल बात सही है। एशियाई खेल संघ ने चमकते हुए सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया था। आपने देखा होगा एशियन गेम में जो आपका शाइनिंग सन है वही सिंबल है। एशियाई खेलों नियमन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद द्वारा किए जाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? एशियन ओलंपिक परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा है? पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, और कौन सा सेंटेंस गलत है? तीसरा सेंटेंस। और 19वें जो एशियाई खेल है क्वेश्चन नंबर 38 में,
थर्ड, बिल्कुल 2023 में कहां पे? आपके चीन के शहर में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है ब्राजील ने सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने कुल 4 बार जीता है। ये कह रहा है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है। इसे 1941 में शुरू किया गया था और भारत का फुटबॉल का सबसे पुरानी चैंपियनशिप जिसको हम दुरंत कप के नाम से जानते हैं 1888 में शुरू किया गया था। बिल्कुल बात सही है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन ब्राजील ने 4 बार नहीं किया है, याद रखिएगा 5 बार किया है। तो पहला सत्य गलत हो जाएगा, पहला क्या है? असत्य है। 39 का क्या हो जाएगा आपका? सी। IIVR जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। किसका? वेजिटेबल रिसर्च। कहां पे होगा ये? कहां पे है वेजिटेबल रिसर्च? बनारस में। बनारस में जाइए और खूब फल खाइए। वेजिटेबल रिसर्च सब्जियां फल कहीं भी खाइए, खूब खाइए, ठीक है। बताइए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का पहचान करें। FIPB की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। FEMA की क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और FCNR की क्या होती है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बिल्कुल सही है, सब क्या है? सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 में। कह रहा है IDRBT का पूरा नाम क्या है? 42 का बताइए। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब बनाया जाता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कब? 15 सितंबर को बनाया जाता है। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो दिवस है उनको अच्छे से कर लीजिएगा। दिवस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम उठा लीजिए चाहे आप एपीएस का। विश्व एड्स डे आपको पता ही है कि 1 दिसंबर को बनाया जाता है। मतदान दिवस 25 जनवरी 1950, ठीक। ओजोन दिवस 16 सितंबर। पर्यटन आपका क्या होगा? 27 सितंबर। तो क्या होगा? पहले का है बी, तो पहले का बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? जायद तलवार 2023 8 से 11 अगस्त के बीच भारतीय थल सेना और संयुक्त अरब अमीरत के बीच मध्यस्थत किया गया था। इसमें भारत की ओर से भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया था। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरत UAE के खलीफा बंदरगाह पे आयोजित हुआ था। बताइए कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से मुझे लगता है एक और जो फर्स्ट और थर्ड है गलत है, क्योंकि देखिए ये जो आपका जो जायद तलवार थी है ना, ये आपका किस किस के बीच थी आपकी? ये इंडियन आर्मी नहीं थी, याद रखिएगा। हाँ, ये थल सेना नहीं होगा आपका, इंडियन आर्मी नहीं होगा, इंडियन क्या होगा? नेवी होगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? नेवी कर लीजिएगा, ठीक है। और पहला और तीसरा गलत है। तीसरा ये खलीफा पोर्ट नहीं है, कौन सा पोर्ट है आपका? राशिद पोर्ट। कौन सा है आपका? राशिद बंदरगाह जो है वहां पे हुई थी ये UAE में। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है? 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कहां से की गई थी? कौन सा आयुष्मान भव महामहिम द्वारा कहां से की गई थी? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर गांधीनगर गुजरात से की गई थी। कुछ मैथ के सवाल देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है किसका? 120 का। देखो सीधी बात है, अगर HCF निकालना है तो आप ऐसे लिख लीजिए 120, 24, 12 और 360, ठीक है। 6, 12, 6, 180, 30, 6, 3 और ये, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 3, 10, 2, 1 और 3, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 12। तो देखिए अब ये 10, 2, 1, 30 है ना, तो ये हाई क्या हो जाएगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 12। तो 12 ऐसी उच्चतम संख्या है जिसमें ये तीनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उस बेलन का त्रिज्या जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस इतना है। बताइए उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है ये? पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 रख लेंगे। रेडियस कितना दे रखा है? 3/2 इंटू 3/2, सिंपल सा है। एच कितनी है? हाइट कितनी है? 14 है। 7 को 2 से काट देंगे, 200 2 से कट जाएगा, 2 या 11 से कट जाएगा। 11 तिया 33 और 33 तिया 99, खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? प्रवीण बॉट एन ओल्ड बाइसाइकिल वर्थ ₹5000। 2000 रुपए उसने मरम्मत पे लगा दिए। सिंस ही हैड
परचेस अ बाइक, उन्हें कह रहा है कि उसने 2 साल बाद एक बाइक खरीदी थी, इसलिए उसे साइकिल को बेचना पड़ा 6000 रुपए में। सौदे में प्रवीण ने कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो 5000 रुपए की पुरानी बाइसाइकिल खरीदी, 5000 प्लस 2000 कितना हो गया आपका? 7000। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, क्योंकि इसे 2 साल बाद बाइक खरीदी इसलिए उसे साइकिल को बेचना पड़ा 6000 रुपए में। इस सौदे में प्रवीण को तो टोटल 7000 रुपए उसने लगा चुका था, लेकिन 6000 में तो 1000 का लॉस हो गया। कितने पे? 7 पे। ठीक है, इंटू कितना हो गया? 100 हो गया आपका। तो अगर आप देखोगे 7000 पे तो 1/7 इंटू 100, तो 100/7 क्या हो जाएगा आपका? 14, 2/7 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे 7 1 जा 7, ठीक है, 3 यहाँ से लगा 7 4 जा 28, तो 14 2/7 इसको ऐसे लिखते हैं। ये थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्म में ये हमसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज दर पूछ रहा है। तो ये सिंपल, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन 100। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको 5000 की ब्याज दर पूछ रहा है 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7 है, इंटू टाइम कितना है? 3 है, अपॉन क्या करेंगे अपन इसका? 100 करेंगे। इससे काट देंगे 7 या 21, 21 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 0। सिंपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 1050 रुपीज। ठीक है, तो ये सिंपल लेटर्स का सवाल था। चलिए, तो ये थी हमारी टेस्ट सीरीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।